नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग 6 के अंतर्गत गणित में ज्यामिति की आधारभूत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने रेखा, रेखाखंड, किरण की जानकारी ली थी। साथ ही साथ कोण का नामकरण हमने देखा था एवं उसके अंगों को पहचाना था। हम लोग पूर्व में कोण से परिचित हो चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे और भी ज्यामितीय संरचना जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज आदि। तो आइए हम शुरू करते हैं पूर्व की कक्षा में जो जानकारी लिए हैं उसी से। हम लोगों ने कोण की रचना की थी। आइए एक कोण बना लेते हैं, इसका नामकरण भी कर लेते हैं। चलिए, इसका नामकरण है बी, ए और सी। ये देखिए, ए इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, और दो किरण क्रमशः जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो कोण है, इस कोण के किरण ए बी पर यदि कोई बिंदु हम P ले लें एवं किरण AC पर कोई बिंदु कहीं Q ले लें और इस PQ को मिला दें, तो देखिए एक और संरचना, एक और आकृति बनी है A, P और Q, जो बंद आकृति है। यदि इसे हम अलग बना लें, आपको इस आकृति को निकाल कर यहाँ बना दें, जिसका नाम हमने दिया है P, A और Q। तो ये जो आकृति है बच्चों, ये बंद आकृति है। बंद और खुली आकृति की समझ हम लोगों ने पाई है। साथ ही साथ इसमें 3 साइड्स हैं, 3 भुजाएं हैं। तो ऐसी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं। त्रिभुज आप पहले से भी परिचित होंगे, ट्रायंगल बोलते हैं इसे। अर्थात त्रिभुज क्या हुआ? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, क्लोज्ड सर्किल को हम लोग त्रिभुज कह रहे हैं। 3 भुजा यदि हम बना दें, हमने कहा कि जो क्लोज्ड फिगर है, बंद आकृति है, उसे त्रिभुज कहेंगे। इसमें भी देखिए 3 रेखाखंड आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसे हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे। अर्थात त्रिभुज होने के लिए बंद आकृति होनी चाहिए, साथ ही साथ 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी होनी चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और ये जो रेखाखंड है वो सरल रेखा होती है। ये जो त्रिभुज है, आइए इसके अंगों से भी हम परिचित हो लें। इसमें देखिए 3 जगह मिलान बिंदु है, A, P एवं Q। इन मिलान बिंदुओं को, मिलान बिंदु किसे कह रहे हैं? जहां 2 रेखाखंड आकर आपस में मिल रहे हैं। इन मिलान बिंदुओं को हम शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स। जान पहचान बनाइए। ऐसे ही कोण में भी हम आपको शीर्ष बताए थे, शीर्ष। तो यहाँ शीर्ष कौन कौन सा हो जाएगा? बिंदु A, बिंदु P एवं बिंदु Q। अर्थात कुल मिलाकर त्रिभुज में कितने शीर्ष हुए? बिल्कुल ठीक, 3 शीर्ष हुए, A, P एवं Q। जरा याद कीजिए तो, जब हम कोण बता रहे थे आपको, तो कोण में कितने शीर्ष बन रहे थे? बिल्कुल ध्यान होगा आपको, मात्र एक ही शीर्ष हो रहा था। लेकिन त्रिभुज की आकृति में 3 शीर्ष होते हैं। साथ ही साथ ये जो रेखाखंड हैं, रेखाखंड AP, रेखाखंड AQ और रेखाखंड PQ, इसे हम भुजा कहते हैं, साइड। त्रिभुज का भुजा, साइड। तो कुल मिलाकर के भुजा की संख्या कितनी है? आइए हम गिनते हैं। कौन कौन है? रेखाखंड AP और रेखाखंड PQ
एवं रेखाखंड AQ, सही पहचान रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर भुजा हो गया 1, 2 एवं 3, अर्थात किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं एवं 3 भुजाएं होती हैं। यदि हम बात करें कोण की, क्या इस आकृति में कहीं कोण का निर्माण हो रहा है? कोण का निर्माण कैसे होता है बच्चों? हमने पूर्व में कहा कि जब दो रेखाखंड या किरण किसी एक बिंदु पर मिलें तो इससे जो एलिवेशन बनता है, झुकाव बनता है, यही कोण बनता है। और ऐसा 3 जगह हो रहा है कि दो रेखाखंड एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो कुल 3 कोण का निर्माण भी होता है। कौन कौन से कोण का? कोण P, कोण A एवं कोण Q। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? कोण का नामकरण एवं उसे लिखने का तरीका हम आपको पूर्व की कक्षा में बताए थे। जैसे इस कोण को यदि लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसे बीच में लिखेंगे एवं जिन रेखाखंडों से ये बना हुआ है उसका नाम देंगे। तो इस कोण को हम कैसे लिखेंगे? कोण PAQ। चलिए इसी प्रकार यदि इस कोण को हमें दिखाना हो तो आप खुद से लिखिए। क्या लिख सकते हैं? जिस वर्टेक्स पर मिल रहा है उसे हम लोग बीच में लिखेंगे, तो इसका नाम होगा AQP, या इसका नाम हम ऐसे भी दे सकते हैं PQA। बस ध्यान ये रखना है कि जिस कोण को आप दिखा रहे हैं उसके वर्टेक्स को बीच में लिखें, यानी दूसरा कोण हो गया आपका कोण AQP। और भी एक कोण बन रहा है बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर। आइए कैसे इसका नामकरण करेंगे? APQ। आशा है अब आप सीख गए होंगे नाम लिखना, कोण AP एवं Q। इस प्रकार आपने देखा कि किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा एवं 3 कोण होते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज है, यदि एक और त्रिभुज का रचना हमने किया है, आइए इसका कुछ नाम देते हैं ABC, और कुछ बिंदु इसके अंदर या बाहर ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। इन बिंदु का नाम हमने दिया है बिंदु P, Q, R, S और T। जरा ध्यान दीजिए, बिंदु P एवं बिंदु Q क्लोज्ड फिगर के बंद आकृति के अंदर में है, तो हम कहेंगे कि यह त्रिभुज के अंतः भाग में है। बिंदु R के बारे में आपका क्या विचार है, अंदर या बाहर? बिंदु R परिसीमा पर है, बाउंड्री लाइन पर है, तो हम कहेंगे कि बिंदु R परिसीमा पर है। लेकिन कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जो त्रिभुज से बाहर है। जैसे में कौन कौन बिंदु है? बिंदु S एवं बिंदु T। तो इन बिंदुओं को हम कहते हैं कि त्रिभुज के बहिर्भाग में है। यानी किसी भी त्रिभुज के कुछ बिंदु अंतः भाग में हैं, कुछ परिसीमा पर हैं और कुछ बहिर्भाग में। तो यदि हम बात करें इसमें कि अंतः भाग में कौन कौन से बिंदु हैं, तो आप बता सकते हैं बिल्कुल। कौन कौन? बिंदु P एवं बिंदु Q। यदि हम कहें कि क्या कोई परिसीमा पर भी है, जरा ध्यान दीजिए, कौन सा बिंदु है? बिंदु R। और यदि हम कहें कि क्या कोई बहिर्भाग में भी है, कौन कौन से बिंदु हैं बच्चों? बिंदु S एवं बिंदु T। तो इस प्रकार हमने जाना कि त्रिभुज क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है, उसके कौन कौन से अंग हैं एवं उनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। साथ ही साथ अंतःभाग, परिसीमा एवं बहिर्भाग की भी जानकारी प्राप्त की। अब बच्चों बहुत आसान सा काम है, आप अपनी कॉपी पर ऐसे 3 डॉट बनाइए। आशा है बना लिए होंगे। अब जरा इन बिंदुओं का कुछ नामकरण कर दीजिए। आइए हमने किया X, Y, Z।
क्या इसे मिलाकर एक बंद संरचना बनाई जा सकती है? चलिए बनाइए, आप बनाइए खुद से। आइए हम भी आपका सहयोग करते हैं, प्रयास किया बनाने का। चलिए, ये एक बंद आकृति बनी। क्या यही त्रिभुज है? बिल्कुल ठीक। यानी 3 बिंदु यदि हम ले रहे हैं तो उसको मिलाकर त्रिभुज बन जाता है। अब हम फिर से यही बात कह रहे हैं आपको। 3 बिंदु हमने लिया, ए, बी एवं सी। अब जरा प्रयास कीजिए कि इन बिंदुओं को मिलाकर हम एक बंद आकृति बनाएं 3 भुजाओं वाली। जरा देखिए करके, इस प्रकार से मिलाएंगे। क्या ये कोई बंद आकृति बन रही है? नहीं बन रही है, लेकिन इस स्थिति में तो बन गई थी। दिक्कत कहाँ हुआ? तो ध्यान दीजिए इस बात पर हमेशा कि वैसे 3 बिंदु जो एक ही लाइन में हो, एक सिद्ध में हो, तो इसे हम लोग कहते हैं संरेखीय बिंदु या संरेख बिंदु। तो जब बिंदु संरेख होगा, एक ही लाइन पर होगा, तो उससे त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है। अर्थात त्रिभुज की रचना करने के लिए 3 बिंदु असंरेखीय होना चाहिए। वैसे बिंदु जो एक ही लाइन में नहीं हों, उसे हम लोग असंरेख कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज की रचना के लिए बिंदुओं का असंरेख होना जरूरी है। और जब असंरेख रहेगा, कैसे भी, चलिए देखिए हम बना रहे हैं, ये कहीं भी दे दीजिए। यदि असंरेख है, एक लाइन में नहीं है, तो इससे आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ये देखिए बन गया त्रिभुज। तो त्रिभुज को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि 3 असंरेख बिंदुओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो आपने देखा, त्रिभुज का परिभाषा इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या इसी को बोलने का ढंग ऐसे भी हो सकता है कि 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अर्थात त्रिभुज की रचना के लिए असंरेख होना आवश्यक है। तो त्रिभुज क्या है? अंतर्भाग, बहिर्भाग, उसकी अंग एवं संरेख और असंरेख की जानकारी हमने प्राप्त किया है। बच्चों, आइए हम बात करते हैं, यदि किसी त्रिभुज में, जैसे एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, त्रिभुज से जान पहचान तो आपकी हो गई है। आइए हम नामकरण भी इसका कर ले। त्रिभुज है ए, बी एवं सी। इसके शीर्ष से, अब शीर्ष तो 3 हैं, चलिए किसी एक शीर्ष को पकड़ते हैं। शीर्ष से यदि सामने की भुजा पर एक लंब डाला जाए, परपेंडिकुलर, लंब का मतलब होता है सामने की भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं लंब। आइए इसका कुछ नाम दे देते हैं, एडी। क्या क्या है हमने? त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर, सम्मुख भुजा जिसे कहते हैं, उस पर एक लंब डाले हैं, एडी। तो ऐसे डाले गए लंब को हम लोग शीर्ष लंब कहते हैं। नाम होगा इसका क्या? शीर्ष लंब। अब तो हम एक शीर्ष से डाले हैं, लेकिन त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष हैं। तो तीनों शीर्षों से लंब डाला जा सकता है। अर्थात त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष लंब हो जाएंगे? बिल्कुल 3 शीर्ष लंब होंगे। तो आइए हम और भी डालकर देखते हैं। जैसे शीर्ष बी से यदि डालेंगे तो किस भुजा पर डालनी पड़ेगी? इसके सामने की भुजा है ए सी। तो आइए हम डालते हैं ए सी पर एक लंब। लंब का मतलब आप समझते हैं बच्चों, 90 डिग्री का कोण। और ठीक इसी प्रकार से इसका भी कुछ नाम देते हैं, बी ई। और शीर्ष सी से भी एक लंब डाला जा सकता है सामने की भुजा ए बी पर। आइए इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, एफ। ध्यान दीजिए, अभी हम बना रहे हैं शीर्ष लंब। किसे कहेंगे? शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। अभी हमने रचना भी बनाई है और आपने देखा है
कि त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होते हैं? 3 शीर्षलंब होते हैं। इस स्थिति में हमारा कौन कौन शीर्षलंब है? AD, बिल्कुल ठीक। दूसरा शीर्षलंब कौन है? BE। एक और शीर्षलंब है जिसका नाम है CF। और ध्यान दीजिए, ये जो तीनों शीर्षलंब हैं, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इनका जो कटान बिंदु है वो एक होगा, कोई इधर उधर से नहीं जाएगा। हमेशा आप डाल कर देखेंगे, खुद से करके देखिए और फिर इस बात को मानिए। और ये जो तीनों शीर्षलंबों के कटान बिंदु हैं, इसका भी यदि कुछ नाम हम दे दें, सपोज P, तो इस बिंदु P को हम लोग लंब केंद्र के नाम से जानते हैं। लंब केंद्र। आपने देखा कि लंब केंद्र किसे कहते हैं? शीर्ष लंब के मिलान बिंदु अर्थात कटान बिंदु को क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहते हैं, कटान या मिलान बिंदु को। तो अभी हमने देखा कि किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं एवं तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु से गुजरते हैं और उस बिंदु को हम लोग लंब केंद्र के नाम से जानते हैं। यदि यहाँ हम कहें आपको कि शीर्षलंब कौन कौन हैं, जरा उनका नाम लिखें, तो कौन कौन हो जाएगा बच्चों? आइए लिख लेते हैं। AD और है BE और है CF। और इन तीनों का जो कटान बिंदु P है, बिंदु P को हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। ध्यान रखिएगा इन बातों का। चलिए अब एक दूसरी बात करते हैं। ध्यान दीजिए, एक और त्रिभुज का रचना हम कर रहे हैं। ये देखिए, एक त्रिभुज ऐसा है हमारे पास। आइए इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम है आपका PQR। ध्यान दीजिए, त्रिभुज के भुजा का बीच वाला बिंदु यदि ढूंढें, एकदम बीचों बीच में, जैसे भुजा QR है, इसके ठीक बीच में जो बिंदु आएगा, ठीक बीचों बीच का, सपोज इसका नाम हमने दिया है S। तो इस बीच वाले बिंदु को यदि सामने के शीर्ष से मिला दें, ये देखिए, तो इस स्थिति में हम PS को माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका। नाम याद रखिए। फिर से सुनिए, त्रिभुज के किसी भी भुजा के, जैसे हमने अभी QR का किया था, आप PR का भी कर सकते हैं। किसी भी भुजा के एकदम बीच वाला बिंदु, एकदम मध्य बिंदु यदि आप ढूंढ लें, सपोज इसका नाम हमने दिया T, और इस मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को यदि मिलाया जाए, तो ये जो मिलाने वाली रेखा हो रही है अर्थात QT, इसे हम लोग माध्यिका कहते हैं। अभी तक हमने इस चित्र में 2 माध्यिकाएं बनाई हैं। क्या और माध्यिका बनाया जा सकता है? बिल्कुल। एक जो तीसरी भुजा है PQ, इसका भी तो मध्य बिंदु हम ढूंढ सकते हैं। अब इसका जो मध्य बिंदु होगा, सपोज इसका हमने नाम दिया U। इस मध्य बिंदु से यदि सामने के शीर्ष से मिलाया जाए तो भी एक माध्यिका बनेगी। इस प्रकार आपने देखा कि किसी त्रिभुज में कुल कितनी माध्यिकाएं हो सकती है? 3 माध्यिका हो सकती है। इस स्थिति में माध्यिका कौन कौन है बच्चों? PS, QT एवं RU। यहाँ जो माध्यिका हैं, यदि उनका नाम हमें लिखना रहे तो इस चित्र के लिए नाम है PS, QT और RU। ये 3 माध्यिकाएं हैं। ध्यान ये रखिए कि T, S और U कैसे बिंदु हैं? भुजा के मध्य बिंदु हैं, बीच वाले बिंदु हैं।
सबसे खास बात यह है कि तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं, यानी माध्यिकाओं का कटान बिंदु हमेशा एक ही होगा। किसी भी प्रकार का आप त्रिभुज बनाइए, रचना स्वयं से करेंगे आप कॉपी पर, आप पाएंगे कि हमेशा कटान बिंदु सब एक ही बिंदु पर मिलता है। यदि इसका भी हम कुछ नाम दे दें, सपोज इसका नाम देते हैं जी, तो ये जो कटान बिंदु है माध्यिकाओं का, इस कटान बिंदु को हम लोग केंद्रक कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु या मिलान बिंदु भी आप कह सकते हैं, जहां तीनों एक जगह मिलती है। कटान बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, नाम दिए। तो इस स्थिति में, इस चित्र में आपका केंद्रक कौन हो जाएगा? जी। क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। दोनों बातें आशा है कि आप समझे होंगे। शीर्ष से डाले गए लंब सामने की भुजा पर को शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं, तीनों एक ही बिंदु से गुजरते हैं और उस बिंदु को हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा है वो माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिकाएं होती हैं और सबसे खास बात यह है कि तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं और उस कटान बिंदु को या मिलान बिंदु को हम लोग केंद्रक का नाम देते हैं। आप अपनी कॉपी पर चित्र जरूर बना के रखें, शीर्ष लंब का भी और केंद्रक का भी, और दोनों के डिफरेंस को समझिए। इसमें ये लंब डाला गया था, जबकि ये यहाँ पर बीच का बिंदु है, मध्य बिंदु है। बच्चों, अभी जो हम लोग केंद्रक सीख रहे हैं, माध्यिका सीख रहे हैं, उसे आपको घर पर खुद से बनाकर देखना है। इसके लिए एक छोटी सी गतिविधि हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आपको क्या करना है कि कागज का कोई एक टुकड़ा त्रिभुजाकार आकृति में काट लेनी है। ऐसे कागज के टुकड़े आपको मिल जाएंगे आसानी से। इसे त्रिभुज की आकृति में काट लें। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें जो 3 भुजाएं बन रही हैं, इनके मध्य बिंदु आपको ढूंढने हैं। कैसे मिलेंगे? बहुत आसान है। जैसे इस भुजा का मध्य बिंदु यदि ढूंढना है तो इन दोनों शीर्षों को आप मिला देंगे। दोनों शीर्षों को जब मिलाएंगे तो जहाँ पर ये चिन्ह बन रहा है, ये देखिए, एक जो मुड़ा जिस बिंदु पर, ये वाला बिंदु ही आपका कौन सा बिंदु हो गया? मध्य बिंदु हो गया। अब जब हम एक भुजा में ढूंढ लिए हैं तो इस मध्य बिंदु का आप कुछ न कुछ नाम दे लीजिए, वहाँ पर एक चिन्ह बना लीजिए इस प्रकार से। अब जैसे एक भुजा पर हमने ढूंढा है, उसी प्रकार से आप दूसरी भुजा के दोनों शीर्षों को मिलाइए और उसके भी मध्य बिंदु को ढूंढ लीजिए। और यही काम आप तीसरी भुजा के लिए भी करें। बहुत आसान है मध्य बिंदु ढूंढना। दोनों शीर्षों को आप मिलाएंगे और मिलाकर जब मोड़ेंगे तो जहाँ से ये मुड़ रहा है, ये वाली बिंदु ही मध्य बिंदु होगा। तो ये एक छोटी सी गतिविधि आपको खुद से करनी है। एक त्रिभुजाकार आकृति में आप कागज ले लें, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु ढूंढ लें और उस मध्य बिंदु से इसके शीर्ष को आप स्केल की सहायता से, पेंसिल की सहायता से मिला लें। मिला लेने के बाद जैसे हमने अभी मिलाया है, आप भी मिलाइए इस प्रकार से। ये काम आपके लिए है। मिलाने के बाद आप देखिए कि क्या तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजर रही हैं। प्रयास कीजिए कि 2-4 दोस्त मिलकर अलग अलग साइज, अलग अलग प्रकार का त्रिभुज लीजिए और उनकी माध्यिकाओं की रचना आप गतिविधि के माध्यम से करें एवं इस बात की जांच करें कि क्या माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं एवं उसके केंद्रक को ढूंढने का प्रयास करें। आशा है आप जरूर इस बात को करेंगे। और जब हम लोग त्रिभुज, उसके लंब केंद्र और केंद्रक को ढूंढना सीख गए हैं, तो आइए तेजी से हम जान लेते हैं कि यदि कोई आकृति चौकोर बंद आकृति हो
ये ध्यान दीजिए, बंद आकृति हो और चौकोर हो, मतलब इसमें 4 भुजाएं लगी हों, तो इसे हम लोग चतुर्भुज का नाम देते हैं। आप पहले से भी परिचित हैं ऐसी आकृति से, ऐसी आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें 4 शीर्ष होंगे। यदि इसका नाम हम दें ए, बी, सी एवं डी, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। आकृति आप किसी प्रकार बना सकते हैं, क्लोज्ड होना चाहिए और शीर्षों की संख्या 4 होनी चाहिए। यहाँ भी बिंदु असंरेख होना चाहिए, अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 असंरेख बिंदु आप ले लें, असंरेख, और इनका जब आप मिलान करेंगे तो इससे जो बनी बंद आकृति होगी, ऐसी बंद आकृति को ही हम लोग चतुर्भुज का नाम देते हैं। इसके जो वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, इनका नाम आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से देंगे। तो जरा ढूंढिए, अब तो आप शीर्ष ढूंढना सीख गए हैं कि इस चतुर्भुज में कुल कितने शीर्ष हैं। पता लगाइए बच्चों, बहुत आसान है। जहां पर 2 रेखाखंड मिल रहे हों, अर्थात 1, 2, 3 और 4, अर्थात चतुर्भुज के अंतर्गत शीर्ष की संख्या होती है 4। कौन कौन से शीर्ष हैं इस आकृति के लिए? ए, बी, सी एवं डी। यदि हम बात करें इसकी भुजाओं की, तो बताइए, जैसे त्रिभुज में आपने पहचाना था, इसमें कुल कितनी भुजाएं होगी? बिल्कुल 4 होगी, और उन चारों का नाम होगा क्रमशः ए बी, बी सी, सी डी एवं डी ए। और इसी प्रकार कोण को भी आप पहचान सकते हैं। जहां पर 2 रेखाखंड मिल रहे हैं तो जो झुकाव बन रहा है ये आपका कोण हो रहा है। और कोण की संख्या आप ज्ञात कीजिए कितनी होगी चतुर्भुज में? बिल्कुल 4 कोण बन रहे हैं। उनका नामकरण कैसे करेंगे? आप सीख चुके हैं अब नामकरण करना। तो हम लिखेंगे कोण ए डी सी, और कोण डी सी बी, और कोण सी बी ए, और कोण है बी ए डी। इस प्रकार हमने जाना कि चतुर्भुज के अंतर्गत 4 शीर्ष, 4 भुजा, 4 कोण होते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो भुजा हैं, इसमें कुछ भुजाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे से सटी हुई हैं, एक दूसरे में जिसका उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ऐसी भुजाओं को हम लोग आसन्न भुजा कहते हैं, एक दूसरे से संलग्न भुजा कहते हैं, मिला हुआ भुजा कहते हैं। ध्यान दीजिए, आसन्न भुजा। तो ऐसा युग्म कौन कौन होगा? जरा ध्यान दीजिए। जैसे एक भुजा है ए बी, तो इससे सटा हुआ 2 भुजाएं हैं ए डी एवं बी सी। तो हम कहेंगे कि ए बी एवं ए डी आसन्न भुजाएं हैं, संलग्न हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि भुजा ए बी एवं भुजा बी सी एक दूसरे से संलग्न हैं अथवा आसन्न हैं। आसन्न या संलग्न, एडजेसेंट, जुड़ा हुआ। साथ ही साथ कुछ भुजाएं ऐसी हैं जो संलग्न नहीं हैं, एकदम आमने सामने की। जैसे है भुजा ए बी एवं भुजा सी डी। क्या ये दोनों संलग्न हैं? बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ऐसे भुजाओं के युग्म को हम सम्मुख भुजा के नाम से जानते हैं, सम्मुख भुजा। तो इस आकृति के लिए सम्मुख भुजा का युग्म कौन होगा? ए बी एवं सी डी, ए बी एवं सी डी। क्या और भी कोई 2 भुजा है जो सम्मुख है? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, भुजा ए डी एवं भुजा बी सी। ये दोनों भुजाओं का युग्म भी एक दूसरे के आमने सामने हैं,
अर्थात संलग्न नहीं है, सम्मुख है। सम्मुख भुजा का एक और जोड़ा है भुजा AD एवं भुजा BC। इस प्रकार से किसी चतुर्भुज के कौन कौन भुजाएं संलग्न हैं और कौन सम्मुख हैं, ये आप पहचानना सीखे हैं। जिस प्रकार से त्रिभुज में कुछ पार्ट त्रिभुज के अंदर था, बाहर था, परिसीमा पर था, उसी प्रकार चतुर्भुज में भी यदि हम कुछ पॉइंट बना दें, ये इसका नाम यदि दे दें बिंदु P, Q, R, तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हैं कि क्लोज्ड फिगर के अंदर जो है इसे हम कहते हैं कि अंतः भाग में है। अर्थात बिंदु P कहाँ है बच्चों? अंतः भाग में है। और बिंदु Q के बारे में क्या राय है आपकी? बिल्कुल, इसे बताए थे हम कि परिसीमा पर हैं। और कुछ ऐसे भी बिंदु होते हैं जो आकृति के बाहर हैं और उसे हम कहते हैं कि वो बहिर्भाग में है। तो बिंदु R कहाँ चला गया आपका? बहिर्भाग में। इस प्रकार से हमने चतुर्भुज के बारे में भी थोड़ी जानकारी, आधारभूत जानकारी प्राप्त की है। बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना त्रिभुज एवं उससे संबंधित उसके कुछ गुणधर्म, साथ ही साथ लंब केंद्र, केंद्रक, शीर्षलंब, माध्यिका जैसे शब्दों से परिचित हुए। साथ ही साथ चतुर्भुज के कुछ आधारभूत जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है। इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। आशा है आप उन अभ्यास के प्रश्नों को बहुत सरलतापूर्वक कर पाएंगे। तो आप अभ्यास बनाइए, हम लोग मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगली कक्षा में। तब तक खूब अभ्यास करते रहें एवं खुश रहें। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।